तारीख थी 9 अप्रैल 2003, जब इराक ने 3 सप्ताह तक चलने वाली भयंकर गोलीबारी के बाद अमेरिकी सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। इराकी सरकार और सेना का पतन हो चुका था। इराक के अधिकतर हिस्सों पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया था और सद्दाम ने सत्ता पर अपना नियंत्रण खो दिया था। लेकिन इसके बाद सद्दाम फरार थे। कई हफ्ते और महीने गुजर गए, लेकिन सद्दाम का कुछ पता नहीं चल पाया था। उन्हें आखिरी बार एक वीडियो में देखा गया था जिसमें सद्दाम बगदाद के एक उपनगर में अपने समर्थकों से घिरे थे। सद्दाम की खोज जारी थी और उन्हें अमेरिका की मोस्ट वांटेड इराकियों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया था। इस दौरान कई बार सद्दाम को देखे जाने की अफवाहें भी सामने आईं, लेकिन उनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं हो पाई। जुलाई 2003 में सद्दाम के बेटे उदय और कूसे को भी अमेरिकी सेना ने 3 घंटे की गोलीबारी के बाद मौत के घाट उतार दिया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन रेड डॉन 13 दिसंबर 2003। सर, हमें सद्दाम का कुछ पता नहीं चल पाया। मुझे लगता है अब हमें लौट जाना चाहिए। सही कह रहे हो, लेट्स मूव। और इसी के साथ अमेरिकी सेना को वापस ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ चुका था। अमेरिकी सेना लौटने को ही थी कि तभी सर, 1 मिनट। मुझे लगता है हम जहां खड़े हैं वो जमीन शायद अंदर से खोखली है। और फिर जैसे ही उस सोल्जर ने अपने शक को पुख्ता करने के लिए जमीन पर लात मारी तो वहां पड़े लकड़ी के टुकड़े कुछ फीट की दूरी पर छिटक गए और वहां की जमीन पर दिखा एक छोटा सा छेद। उस छेद के दिखते ही अमेरिकी सेना एक बार फिर अलर्ट हो गई। वो दरअसल एक बंकर था जिस पर वो लोग खड़े थे। छेद के अंदर झांक कर देखने पर पता चला कि बंकर के अंदर सद्दाम की ही शक्ल का एक आदमी हाथ में बंदूक लिए खड़ा है। बंकर खोल दो। और बंकर के खुलते ही अंदर सद्दाम हुसैन काफी खराब हालत में दिखाई दिया। वो काफी कमजोर और थका हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने महीनों से शेव नहीं किया है। एक वक्त पर शाही तरीके से रहने वाले सद्दाम की ऐसी हालत वाकई चौंका देने वाली थी। 14 दिसंबर 2003। ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन रेड डाउन सक्सेसफुल रहा। अमेरिकी सेना ने इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को उनके जन्म स्थान तिक्रित के पास अद-दौर में एक फार्म हाउस के पास एक बंकर में छिपा पाया। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी प्रशासक पॉल ब्रेमर ने की है। ब्रेमर ने सद्दाम का एक फुटेज भी पेश किया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर के साथ ही पूरे विश्व में खुशी की लहर दौड़ गई। सद्दाम जैसे क्रूर शासक का पकड़े जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। न्यूज एंकर ने सद्दाम की जो फुटेज जारी की थी उसमें सद्दाम को पूरी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ दिखाया गया था, लेकिन बाद में उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए उसका सर मुंडवा दिया गया। 30 जून 2004 तक सद्दाम यूएस बेस की गिरफ्त में था, जहां उसने हिरासत में रहते हुए एक डायरी लिखना शुरू किया। इसी डायरी के पन्नों में छिपी है सद्दाम की पूरी कहानी। तो चलिए इन्हीं पन्नों के जरिए चलते हैं सद्दाम के जीवन सफर पर। मैं लगाए गए सभी आरोप सही हैं। मैं अपनी मौत से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इतिहास मुझे और मेरे कारनामों को किस तरह बताएगा। यह मेरी डायरी मेरे जीवन संघर्षों की वास्तविक गवाह होगी। 28 अप्रैल 1937। मेरा जन्म इराक में तिर्कित के पास एक छोटे से गांव अल अवजा में एक सुन्नी अरब परिवार में हुआ था। मेरे पिता का नाम हुसैन अब अल माजीद और मां का नाम सुबह तुल्फा अल मुसल्लत था। मेरे माता पिता अबू नासिर जनजाति से थे जो यमन से पलायन के बाद तिर्कित में बस गए थे। बड़े ही चाव से मेरी मां ने मेरा नाम रखा था सद्दाम। सद्दाम का मतलब होता है वो योद्धा जो दृढ़ हो। मैंने अपनी मां के दिए इस नाम को सार्थक भी किया। भले ही दुनिया आज मुझे क्रूर शासक समझती हो, मुझ पर मुकदमा चलाए जाने की बात कर रही हो, लेकिन मैंने जो किया वो गलत नहीं था। मैं चाहूंगा अगर मुझे मारना ही है तो मुझे सामने से गोली मार दी जाए। मैं फांसी के फंदे पर चढ़कर किसी मुजरिम की मौत नहीं मरना चाहता।
जब मैं अपनी मां की कोख में पल रहा था, तभी मेरे पिता और 12 साल के भाई की कैंसर से मौत हो गई थी। इस मौत ने मेरी मां को बुरी तरह से तोड़ दिया था और वो आत्महत्या करने निकल पड़ी थी। हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। उसका कैंसर टर्मिनल स्टेज पर पहुंच चुका था। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? नहीं, ये नहीं हो सकता। खुदा इतना बेरहम नहीं हो सकता। मेरे शौहर के जाने के बाद अब मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मेरी मां पहले ही अपने पति को खो चुकी थी और अब उनकी आखिरी उम्मीद, उनका 12 साल का बेटा भी इस दुनिया से रुखसती ले चुका था। वो पूरी तरह से टूट गई। उनके मन में खुदकुशी के ख्याल आने लगे। मैं जीना नहीं चाहती। क्या करूंगी मैं जीकर, जब इस दुनिया में मेरा अपना कहने को कोई रह ही नहीं गया। मैं मर जाना चाहती हूं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी कोख में पल रहे इस बच्चे को गिरा दूंगी। मेरी मां मुझे जन्म से पहले ही मार देना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने 12 साल के बेटे को खोया था। वो एक बार फिर मुझे जन्म देकर किसी मोह बंधन में नहीं बंधना चाहती थी, लेकिन मेरा जन्म खुदा की मर्जी थी और इसलिए ही मेरी मां को एक यहूदी परिवार ने बचा लिया। क्यों बचाया मुझे? मेरे पास अब जीने के लिए बचा ही क्या है? मर जाने दिया होता मुझे। उस महिला ने कहा, माना कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन अब भी कुछ है जो तुम्हारे जीवन का मकसद बन सकता है। मां ने कहा, अब ऐसा क्या बचा है मेरे पास? उस महिला ने कहा, तुम्हारा ये बच्चा जो तुम्हारी कोख में पल रहा है, ये बच्चा बनेगा तुम्हारे जीने की वजह। तुम तो मरने से पहले इस बच्चे को गिराना चाहती थी ना, लेकिन फिर भी ये किसी तरह बच गया। क्या इसे तुम खुदा की मर्जी नहीं, उसका इशारा नहीं समझोगी? इसके बाद मेरा जन्म हुआ और पहली बार मेरा चेहरा देखते ही मेरी मां ने जिंदगी को लेकर अपना नजरिया बदल दिया। जिंदगी अब उन्हें एक बार फिर खूबसूरत नजर आने लगी थी। मैं ये कैसा गुनाह करने जा रही थी? मैं खुदकुशी नहीं कर सकती। ये बच्चा मेरे जीने का मकसद बनेगा। मेरा बच्चा। इसने मुझे जिंदगी से लड़ना सिखाया है, इसलिए इसका नाम होगा सद्दाम, एक ऐसा योद्धा जो किसी से ना डरता हो। कुछ महीने बाद सुबह तुल्फा गरीबी की मार से थक चुकी थी। खाने को घर में एक दाना भी नहीं बचा था। सद्दाम का परिवार गरीबी का दंश तो शुरू से ही झेल रहा था, लेकिन अब हुसैन अब अल मजीद की मौत के बाद तो हाल बदहाल हो चुका था। अपनी तंग हालात से परेशान होकर सुबह ने एक कठोर फैसला लिया। भैया, मैं ये मन से तो नहीं चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है। इस बच्चे को मैं तुम्हें सौंप रही हूं। तुम तो जानते ही हो, पहले ही हम गरीबी की मार झेल रहे थे और अब तुम्हारे जीजा के जाने के बाद तो मेरे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं बचे हैं। ऐसे में मैं क्या खिलाऊंगी इसे? इसलिए सद्दाम को तुम्हें सौंप रही हूं। अब ये तुम्हारी अमानत है। मेरे जन्म के कुछ महीने बाद ही मेरी मां ने आर्थिक तंगी की वजह से मुझे अपने मामा दिया। मेरे मामा खैरुल्लाह तुल्फा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और तिरकित में इराकी नेशनलिस्ट पार्टी के लिए काम करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद ही मेरे मामा को इराक की प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया और तब एक बार फिर मुझे अपनी मां के पास लौटना पड़ा। सुबह तुमने सद्दाम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मुझे अफसोस है कि मैं उसे ठीक से नहीं निभा पाया। अब सद्दाम को तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना होगा। मैं जेल से कब रिहा हो पाऊंगा ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं ले जाऊंगी सद्दाम को अपने साथ, लेकिन इब्राहिम को तो मेरे मुंह से सद्दाम का जिक्र भी पसंद नहीं आता। पता नहीं वो सद्दाम के साथ कैसा सुलूक करे। खैर, अब जो होगा अल्लाह की मर्जी। फिक्र मत करो सुबह, अल्लाह सब ठीक करेंगे।
जेल से रिहा होते ही मैं सद्दाम को अपने पास बुलवा लूंगा। मेरी मां की ममता फिर से जाग उठी और उन्होंने मुझे अपने मामा खैरुल्लाह तुल्फा के पास से वापस बुला लिया। ये बात शायद मेरे सौतेले बाप इब्राहिम अल हसन को नागवार थी। वो मुझसे बेइंतहा नफरत करते थे और बस यहीं से शुरू हुई सद्दाम से क्रूर शासक सद्दाम बनने की कहानी। अब्बा जान, सद्दाम ने मेरी मिठाई खा ली। सद्दाम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का हक छीनने की? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। मुझे मत मारो, भूख लगी थी मुझे, इसलिए खाली मिठाई। सबको मिठाई मिली थी, सिर्फ मुझे नहीं। तेरा बाप मरने से पहले गड़ा हुआ खजाना नहीं दे गया था मुझे, जो तुझे मिठाई खिलाऊंगा। याद रख, इस घर में तेरी हैसियत बस एक गुलाम की है। तुझसे जो कहा जाए उतना ही किया कर। तुझे यहाँ सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि एक नौकर की कमी पूरी हो रही है। चल अब जा यहाँ से और जाके कुछ काम कर। तुम बहुत गंदे हो। माँ ने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? और कोई ठौर है तेरा? अरे तुझ जैसे मनहूस को तो कोई भीख भी ना दे। एहसान मान मेरा, जो मैंने तुझे यहाँ रखा हुआ है। मेरी मेहरबानी से जो टुकड़े मिल रहे हैं ना, चुपचाप वो खाकर काम कर, समझा? मेरे सौतेले भाई बरजान सबा मारता पीटता रहता। ए उठ, कब तक सोता रहेगा? मवेशियों को चराने जंगल में तेरा बाप जाएगा, आलसी कहीं का। नहीं नहीं, मत मारो, जा रहा हूं। मैं अब किसी भी तरह से वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ठौर भी नहीं था। फिर एक दिन मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी और मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मेरी उम्र तब 10 साल की थी। मुझे पता चला कि मेरे मामा खैरुल्लाह तुल्फा को जेल से रिहा कर दिया गया है। मैं तो पहले ही अपने सौतेले पिता के अत्याचारों से परेशान था। मामा को जेल से रिहा कर दिया गया है ना? हाँ बेटा, खुशी की बात है कि तुम्हारे मामा अब आजाद हैं। तो फिर मुझे मामा के पास भेज दो ना, मुझे यहां नहीं रहना। वो आदमी मुझे हर रोज बेवजह मारता है। वो मेरा बाप नहीं हो सकता। ठीक है मेरे बच्चे, मैं भेज दूंगी। वैसे भी तेरे यहां रहने से इब्राहिम नाखुश है। तेरे यहां से चले जाने से ही सबके लिए अच्छा होगा। तुम सच कह रही हो? मां ने कहा। बिल्कुल सच। और मेरी जिद के आगे मजबूर होकर मेरी मां ने मुझे मेरे मामा खैरुल्लाह तुल्फा के पास भेज दिया। मेरे लिए मेरे मामा मेरे पिता समान थे। मामा, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। इब्राहिम मुझे वहां पढ़ने नहीं देता, पूरा दिन काम करवाता है और मारता भी है, पेट भर खाने को भी नहीं देता। ठीक है, मैं तुम्हारा दाखिला नेशनल हाई स्कूल में करवा दूंगा और यहाँ तुम आराम से खाना भी खा सकते हो। किसी बात की कमी नहीं होगी। मन लगाकर पढ़ाई करना और बड़े होकर मामा जैसा बनना है ना? मामा के पास रहकर मैंने नेशनलिस्टिक हाई स्कूल में एक बार फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। मेरी उम्र के साथ साथ मेरा गुस्सा भी बढ़ने लगा था। मेरी क्रांतिकारी सोच अब अपने चरम पर थी। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद मैंने 3 साल तक एक इराकी लॉ स्कूल में पढ़ाई की।
मेरे मामा अरब के सोशलिस्ट बाथ पार्टी के मेंबर थे और उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड होकर मैंने भी बाथ पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मेरे मामा ने बचपन से ही मेरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया था। मामा, ये बाथ पार्टी क्या है? बेटे, बाथ पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग अरब नेशन बनाना चाहती है। हमारी पार्टी के 3 सिद्धांत हैं: एकता, स्वतंत्रता और समाजवाद। एकता का मतलब एक स्वतंत्र और मजबूत अरब राष्ट्र बनाने से है। स्वतंत्रता का मतलब है कॉलोनियल ऑपरेशन से आजादी और समाजवाद का मतलब है कॉलोनाइजेशन को खत्म कर इकोनॉमिक इक्वलिटी लेकर आना। मामा, क्या मैं भी बड़ा होकर इस पार्टी का हिस्सा बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो बेटे। तो फिर ठीक है, मैं भी बड़े होकर यूनाइटेड अरब नेशन बनाने के लिए काम करूंगा। मैं बड़ा होकर बिल्कुल आपकी तरह बनूंगा मामा। शाबाश। बाथ पार्टी उस समय इराक की मोस्ट रेडिकल नेशनलिस्ट पार्टी थी। इस पार्टी का गोल था एंटायर अरब वर्ल्ड का यूनिफिकेशन करके उसे एक सिंगल अरब स्टेट बनाना। और यही वजह थी कि 1957 में महज 20 साल की उम्र में मुझे इराकी लॉ स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। मेरे मामा भी एक सुन्नी मुसलमान थे और इराकी बाथ पार्टी के समर्थक थे। मेरी सोच अपने मामा से इंस्पायर्ड थी, इसलिए स्कूल से निकाले जाने के बाद भी मेरे मामा ने मेरा बखूबी साथ निभाया। उन्होंने मेरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एक नई उड़ान दी और जैसा कि मैंने बचपन में ही तय कर लिया था, 1957 में मैंने अपने मामा के मार्गदर्शन में इस बाथ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। यह भी कहा जा सकता है कि मेरे पॉलिटिक्स में आने और पूरे इराक पर राज करने के पीछे मेरे मामा का ही हाथ था। वो बात अलग है कि आगे चलकर हमारा यह रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा था और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे अपनी इसी मामा और गुरु को अपने ही खिलाफ साजिश रचने के आरोप में जेल तक भिजवाना पड़ा। लेकिन तब भी मैंने वही किया जो सही था। जब मैं बाथ पार्टी में शामिल हुआ तब इराक में 300 से भी कम बाथ पार्टी के मेंबर्स थे। उनमें से एक मेरे मामा भी थे। मेरे मामा खैरुल्लाह तुल्फा के अहमद अल हसन अल बकर और दूसरे प्रमुख बाथिस्टों से अच्छे फैमिली रिलेशंस थे। यह भी एक वजह थी कि मैंने बाथ पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इस दौरान मेरे मामा अक्सर ही मुझे 1941 के एंग्लो इराकी युद्ध में अपनी भूमिका के बारे में बताया करते थे। मैंने 1941 के इराकी तख्ता पलट में एक सशक्त भूमिका निभाई थी और एंग्लो इराकी युद्ध में भी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दिया था। इसके लिए मैंने 5 साल तक जेल की सजा भी काटी थी। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं, बल्कि मैंने जो किया उस पर मुझे गर्व है। मैंने जो किया वो देश के लिए समर्पित भावना से किया था। मेरे पार्टी में शामिल होने के 1 साल बाद ही ब्रिटिश सरकार समर्थित सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। ब्रिगेडियर अब्द अल करीम कासिम और कर्नल अब्दुल सलाम के नेतृत्व में एक गुप्त सैन्य समूह ने बगदाद पर मार्च किया और राजा फैसल द्वितीय और क्राउन प्रिंस अब्द अल इलाह के शाही महल अल रहा पैलेस में मार दिया गया। साथ ही अब्द अल इलाह की पत्नी और मां को भी मार दिया गया। इराक में अब हाशमाइट राजवंश खत्म हो चुका था। गोलियों की आवाज से सावधान होकर प्रधानमंत्री अल सईद ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक दिन बाद उन्हें भी पकड़ लिया गया और गोली मार दी गई। इस तख्ता पलट का प्राइमरी मोटिव इराक को ब्रिटिश और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने साम्राज्यवादी संबंधों से मुक्त करना था। अल सईद की मौत के बाद भी भीड़ में हिंसा जारी थी। अचानक हुए इस तख्ता पलट ने अमेरिकी सरकार को चौंका दिया था। CIA ने राष्ट्रपति डिवाइड डी आइजनहावर को बताया कि इसके पीछे नासिर कहां थे। CIA को डर था कि इसका चेन रिएक्शन होगा और इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान की सरकारें बर्बाद हो जाएंगी। इस तख्ता पलट का सबसे बड़ा इनाम कासिम को मिला और उन्हें प्रधानमंत्री पद और रक्षा मंत्री बनाया गया।
आरिफ उप प्रधानमंत्री, आंतरिक मंत्री और डिप्टी कमांडर इन चीफ बने। इस क्रांति के 13 दिन बाद एक अस्थायी संविधान की घोषणा की गई। अब इराक एक गणराज्य था और अरब राष्ट्र का एक हिस्सा था। सीनेट और चैम्बर ऑफ डेप्यूटी को खत्म कर दिया गया था। अब कानून बनाने का अधिकार मंत्री परिषद के पास था। कासिम ने सत्ता में आते ही अपनी नीतियां बदल दी। उन्होंने सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इराकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन किया, जो पैन अरबवाद की किसी भी धारणा का विरोध करती थी। कासिम के मंत्रिमंडल के 16 मेंबर्स में से 12 बाथ पार्टी के मेंबर्स थे और बाथ पार्टी कासिम की नई नीतियों के कारण अब उसके खिलाफ हो गई थी। बाथ पार्टी का मानना था कि साम्यवाद की बढ़ती लहर को रोकने का एकमात्र तरीका कासिम की हत्या करना था, और बस यहीं से मेरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। साल के अंत में 7 अक्टूबर 1969 को बाथ पार्टी कासिम की हत्या की योजना बना रही थी और मैं इस ऑपरेशन का एक प्रमुख सदस्य बना। इस योजना में भाग लेने वाले बाकी लोगों ने दमिश्क में प्रशिक्षण लिया, लेकिन मैंने किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था क्योंकि मैं हत्यारों की टीम में देर से शामिल हुआ था। 7 अक्टूबर को अल रशीद स्ट्रीट पर कासिम पर घात लगाने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत मुझे केवल अपने साथियों को कवर देना था, लेकिन मेरी एक भूल ने इस योजना को भयानक रूप से असफल बना दिया। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था, लेकिन मैंने गलती कर दी। अधिकारी के इशारा करने के बाद गोली चलाने के ऑर्डर्स थे। सुनो, तुम्हें सही वक्त पर कार के पीछे बैठे लोगों को मारना है। कासिम की कार अब कभी भी यहां से गुजरने वाली है। जी ठीक है। और तुम लोगों को आगे बैठे लोगों को मारना है। याद रहे, किसी भी तरह की कोई भूल नहीं होनी चाहिए, वरना बुरा फंसोगे। मेरी इस गलती ने पूरे ऑपरेशन को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान अपने साथियों को कवर देते हुए मेरे पैर में गोली लगी थी, लेकिन मैं खुश था। मुझे लग रहा था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और कासिम मारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। और इस बात का पता लगते ही पार्टी में हड़कंप मच गया। कासिम की जगह पर कासिम का ड्राइवर मारा गया। कासिम को केवल हाथ और कंधे पर गोली लगी थी, लेकिन हमारी टीम को लगा कि कासिम मारा गया और हम अपने मुख्यालय की ओर भाग आए। कासिम बच गया था और अब हमें नहीं छोड़ने वाला था। कासिम बच गया है। हमें जल्द से जल्द इराक छोड़ना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। इस आंदोलन के लिए फुआद अल रकबी को पार्टी से भी निकाल दिया गया। मेरे कई साथियों को कासिम ने मौत के घाट उतार दिया। मजबूरन हमें वहां से भागना पड़ा। मैं वहां से भागकर पहले सीरिया पहुंचा और फिर वहां से 1960 में मिस्र चला गया। मिस्र में मैं काहिरा लॉ स्कूल से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करते हुए 1963 तक रहा। इस दौरान मैंने अपने साथियों के साथ अमेरिकी दूतावास का दौरा भी किया। इस दौरान मैं अमेरिका में खुफिया अधिकारियों, एजेंट्स से लगातार संपर्क में था। हम सब छिपकर अब नासिर की शरण में रह रहे थे। तभी 1963 में एक बार फिर इराक में कासिम की हत्या की योजना बनाई जाने लगी। ये योजना पहले 18 जनवरी के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसकी भनक कासिम को लग गई और उसने अपने खिलाफ साजिश रच रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद योजना 25 जनवरी की बनी, लेकिन वो भी बुरी तरह नाकाम हुई। और फिर 8 फरवरी को रमजान के 14वें दिन कम्युनिस्ट वायुसेना प्रमुख जलाल अल आवाकाती के मर्डर के बाद अब्बू गरीब रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया। बाथिस्ट षड्यंत्रकारियों और कासिम के सपोर्टर्स के बीच 2 दिन तक घमासान लड़ाई चली। 9 फरवरी को हार कर कासिम ने अपनी जान बख्शे जाने के बदले सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। 9 फरवरी की दोपहर को उसे एनसीआरसी के आदेश पर मार दिया गया। इस तख्ता पलट के बाद अब्दुल सलाम आरिफ को बाथिस्ट ना होते हुए भी राष्ट्रपति का पद दिया गया और अहमद
हसन अल बकर को प्रधानमंत्री बनाया गया। मिस्र में होने के कारण मैंने इस आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई, लेकिन इस तख्ता पलट ने मेरे इराक वापसी के रास्ते खोल दिए थे। एक बार फिर मैं इराक वापस लौट आया था। अब मैं 25 वर्ष का एक नौजवान था और इराक वापस आते ही मैंने अपनी निजी जिंदगी में एक अहम फैसला लिया और अपने परिवार की शुरुआत की। मामा, मैं साजिदा से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। अगर साजिदा भी तुम्हें पसंद करती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। और इस तरह मेरे मामा खैरुल्लाह तलफा की बेटी साजिदा तलफा से मेरी शादी हुई। साजिदा से मुझे 2 बेटे उदय और कूसे और 3 बेटियां रागद, राना और होला हुई। लेकिन अपनी शादी के बाद मैं ज्यादा दिन चैन से नहीं रह पाया। अब्दुल सलाम आरिफ ने राष्ट्रपति पद संभालते ही बाथ पार्टी का सफाया शुरू कर दिया। एक बार फिर बाथ पार्टी में बगावत हुई और नई हुकूमत ने मुझे जेल में डाल दिया। मुझे पता था कि आरिफ सरकार से मुझे मौत की सजा नहीं मिलेगी, इसलिए इस बार मैंने सीरिया भागने के बजाय गिरफ्तार होने का जोखिम उठाया। जेल में रहते हुए 2 साल तक मैं आरिफ की हत्या की योजना बनाता रहा। इस दौरान साजिदा मुझसे मिलने आती रही और अपने साथ मेरे 3 महीने के बेटे उदय को भी लाती रही। उस नवजात को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि इतनी छोटी सी उम्र में वो पार्टी के लिए अपनी भूमिका निभा रहा था। साजिदा उदय को मेरे हाथ में देती और उसके कपड़ों पर लिखा पार्टी का मैसेज मुझ तक पहुंच जाता। साथ ही उसके जाने के साथ मेरा मैसेज उसके कपड़ों के जरिए पार्टी तक पहुंच जाता। इस तरह जेल में रहते हुए भी मैं पॉलिटिकली एक्टिव बना रहा। 2 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरे कजिन अहमद हसन अल बकर ने पार्टी की सुरक्षा की कमान मेरे हाथों में सौंप दी। उसने मुझे डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ रीजनल कमांडो अपॉइंट कर दिया। मुझे बस यही चाहिए था। अब पार्टी की कमान मेरे हाथों में थी और जो भी पार्टी के खिलाफ था उनकी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अगले 10 सालों तक मैंने पार्टी के दुश्मनों को जहन्नम के दर्शन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने उन पर हर तरह के टॉर्चर अपनाए, दांत और नाखून उखाड़ना, बिजली का झटका देना, कैदियों को उल्टा लटकाकर उनकी पिटाई करना और जलती हुई सिगरेट आंखों में डालने जैसे भयंकर टॉर्चर आजमाए। लेकिन यह सब मैंने अपनी पार्टी की हिफाजत के लिए किया। पार्टी की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। जुलाई 1968 में रक्तहीन तख्ता पलट में अब्दुल सलाम आरिफ की मौत के साथ ही अहमद हसन अल बकर इराक का प्रेसिडेंट बना और मुझे वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। और इसी के साथ प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठने के लिए मैंने अपना पहला कदम रख दिया था। अब मुझे किसी भी तरह इराक में पब्लिक सपोर्ट गेन करना था और इसके लिए मैंने 27 जनवरी 1969 को इराक माइनॉरिटी के 14 जीव्स को इजराइल का स्पाई बताकर बगदाद में फांसी दे दी। इसी के साथ मैंने इराक के लोगों के लिए काम भी करना शुरू किया। मैंने इराक में फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री हेल्थ केयर सपोर्ट जैसे काम कर लोगों का भरोसा जीत लिया। इराक में सैकड़ों हजारों लोगों ने पढ़ना सीखा। मैंने सैनिकों के परिवारों को भी सपोर्ट दिया, सभी को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई और किसानों को भी सब्सिडी दी। कुछ ही सालों में इराक ऐसी सामाजिक सेवाएं दे रहा था जो मिडिल ईस्ट के देशों के लिए अभूतपूर्व थी। मेरे इन्हीं कामों की तारीफ करते हुए यूनेस्को ने मुझे अवार्ड भी दिया। अब मेरा मकसद था इराक के ऑयल को नेशनलाइज करके इराक को पूरी दुनिया का ऑयल हब बनाना। मैंने इसके लिए काम भी किया और अब इराक का तेल का धंधा काफी अच्छा चलने लगा। देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी। 1970 के दशक से पहले इराक के अधिकतर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे। उनमें से लगभग 2/3 लोग किसान थे। लेकिन 1970 के दशक में यह संख्या तेजी से घटी क्योंकि अब बढ़ती तेल की कीमतों ने राजस्व को $500 बिलियन से बढ़ाकर $10 बिलियन तक कर दिया था। देश में पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया
और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैंने ऑयल एक्सपोर्ट से आए फंड को देश के लिए वेपन्स और केमिकल वेपन्स इकट्ठा करने में लगाया। इराक को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए यह मेरा बड़ा कदम था। हां, मेरे अंदर पावर की भूख थी, लेकिन इसमें गलत भी क्या है? इराक को एक सशक्त देश बनाने की मेरी इच्छा गलत कैसे हो सकती है? इराक के लोगों को भी मेरा काम पसंद आ रहा था। लोगों के बीच मेरी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अहमद हसन अल बकर के राष्ट्रपति होते हुए भी लोगों में मेरी लोकप्रियता हसन के मुकाबले ज्यादा थी। 1972 में मैंने सोवियत यूनियन के साथ 15 इयर्स ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की। 1976 में जब बीमार और बुजुर्ग अल बकर अपनी ड्यूटी ठीक से निभाने लायक नहीं बचा, तो मैंने अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से सरकार के चेहरे के रूप में अपनी भूमिका निभाई और जल्द ही मैं इराक की विदेश नीति का निर्माता भी बन गया। मैंने धीरे धीरे इराक के सरकार और बात पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया था। पार्टी मेंबर्स के साथ मेरे रिश्ते अच्छे होते चले गए और जल्दी ही मैंने पार्टी के अंदर अपने सपोर्टर्स का एक बड़ा चक्र तैयार कर लिया। मैं इराकी आर्मी का जनरल बना और 1979 में एक शक्तिशाली शख्सियत बनकर उभरा। आर्मी जनरल बनते ही मैंने अपने कुछ पसंदीदा रिश्तेदारों को इराकी आर्मी के की पोजीशंस पर नियुक्त करना शुरू किया। इनमें सबसे पहला नाम आता है मेरे मामा खैरुल्ला तुल्फा के बेटे अदनान खैरुल्ला तुल्फा का। अक्टूबर 1977 में मैंने अदनान को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का पदभार सौंप दिया। यह मेरे इराक का प्रेसिडेंट बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। मेरे इन्हीं कारनामों की वजह से अहमद हसन अल बकर को अब अपनी गद्दी खतरे में नजर आने लगी थी। उसने मुझे धूल चटाने के लिए सीरिया से हाथ मिलाया। वो इराक से मुझे नेस्तो नाबूद करने की योजना बनाने लगा था, लेकिन उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ गई। 16 जुलाई 1979 को मैंने बीमार अल बकर को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद इराक का 5वां राष्ट्रपति बन बैठा। प्रेसिडेंट अल बकर ने आखिरी बार इराक के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, बहुत वक्त से मैं अपने सभी सलाहकारों से अपने स्वास्थ्य के विषय में चर्चा कर रहा था। मेरा स्वास्थ्य मुझे अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की इजाजत नहीं देता। मैंने उनसे बहुत बार मुझे इस पदभार से मुक्ति करने के लिए भी कहा, लेकिन मेरे साथियों ने, खासकर सद्दाम हुसैन ने, हमेशा ही इस बात को टाल दिया। उन्होंने हमेशा ही मेरे भार को हल्का करने के लिए बहुत सी जिम्मेदारियां खुद पर भी ली, लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य उसी स्टेज पर पहुंच गया है जहां से मैं देश को चलाने की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा और इसलिए मैं अपने साथी पदाधिकारियों से दरखास्त करता हूं कि वो मुझे इस पदभार से मुक्त करें। राष्ट्रपति की हैसियत से देश को पहली बार संबोधित करते हुए मैंने कहा था, विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब दो नेता एक साथ 11 साल तक सत्ता में रहकर काम कर रहे हों और उनके बीच किसी तरह का कोई राजनीतिक असंतुलन या मतभेद देखने को ना मिले। एक ही झटके में मैं इराक के 5वें राष्ट्रपति के साथ साथ रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का चेयरमैन, बाथ पार्टी रीजनल कमांड का सेक्रेटरी जनरल, इराक का प्राइम मिनिस्टर और इराकी आर्मी का कमांडर इन चीफ भी बन चुका था। जुलाई 1979 में जब मैं इराक का राष्ट्रपति बना, तब तक मैंने लगभग $60 मिलियन खर्च करके इराक के उत्तर पश्चिमी शहर
अकाशत में अपना पहला केमिकल वारफेयर प्लांट लगा लिया था। 1978 में इराक के उपराष्ट्रपति की हैसियत से इराक और सीरिया के मर्जर की मांग की थी। तब तक अल बकर के खराब स्वास्थ्य की वजह से मैं इराक का एक शक्तिशाली नेता बन चुका था और पार्टी के सभी फैसले मैं ही लिया करता था। मैं सीरियन और इराकी बात पार्टी का मर्जर चाहता था ताकि सीरिया और इराक का यूनिफिकेशन हो सके। मैं माइकल अफलाक को इस यूनिफाइड पार्टी का हेड बनाना चाहता था। माइकल अफलाक सीरियन बात पार्टी की किल लिस्ट में शामिल था। सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल असद ने मेरी इस मांग का विरोध किया और उसे सीरिया से खारिज कर दिया। इसके बाद जुलाई 1979 में अहमद हसन अल बकर के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देने पर मुही अब्दुल हुसैन मशदी ने इसका विरोध किया। वो अल बकर के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के खिलाफ था। वो चाहता था कि अगर अल बकर का स्वास्थ्य खराब है तो वो कुछ दिनों के लिए पार्टी से छुट्टी लेकर वेकेशन पर चले जाएं। मशदी को मेरा राष्ट्रपति पद संभालना मंजूर नहीं था और मुझे मशदी की यह बात कुछ नागवार गुजरी थी। राष्ट्रपति बनने के एक हफ्ते बाद ही 22 जुलाई 1979 को मैंने बगदाद के अल खुर्द हॉल में पार्टी की एक बैठक बुलाई। बैठक में मेरे करीबी साथी और पार्टी की मिलिटिया के कमांडर ताहा यासीन रमदान ने पार्टी के कुछ सदस्यों के इराकी सरकार के खिलाफ साजिश की घोषणा की और लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब रमदान ने कहा कि वो सभी साजिशकर्ता इस वक्त हॉल में मौजूद हैं। उन सभी को बिना मीटिंग का एजेंडा बताए ही इस मीटिंग में बुलाया गया है। और इसके बाद रमदान ने आरसीसी के मेंबर और अहमद हसन अल बकर के सेक्रेटरी रह चुके मोही अब्दुल हसन मशदी को अपना जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया। जब साजिशकर्ताओं को इस बात की भनक लगी कि अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले हैं और अब इराक का राष्ट्रपति पदभार सद्दाम हुसैन को मिलने वाला है, तो उन्होंने अब्दुल हसन अल बकर को अपना फैसला बदलने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अगर सद्दाम ने प्रेसिडेंट की गद्दी संभाल ली तो पार्टी एक बार फिर सशक्त हो जाएगी और उनकी योजना नाकाम रह जाएगी। और इस पूरी साजिश में आरसीसी के एक महत्वपूर्ण मेंबर मोहम्मद आयेश हमाद का बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, मैं 1975 से सीरिया की सद्दाम और अल बकर को सत्ता से हटाने की साजिश में शामिल था ताकि हाफिज असद के मकसद सीरियन इराकी यूनियन का रास्ता साफ हो सके। जब साजिशकर्ताओं को इस बात की भनक लगी कि अहमद हसन अल बकर राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने वाले हैं और अब इराक का राष्ट्रपति पदभार सद्दाम हुसैन को मिलने वाला है, तो उन्होंने अहमद हसन अल बकर को अपना फैसला बदलने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अगर सद्दाम ने प्रेसिडेंट की गद्दी संभाल ली तो पार्टी एक बार फिर सशक्त हो जाएगी और उनकी योजना नाकाम रह जाएगी। और इस पूरी साजिश में आरसीसी के एक महत्वपूर्ण मेंबर मोहम्मद आयेश हमाद का बहुत बड़ा हाथ था। इस पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं शांति से बैठकर अपनी हवाना सिगार का लुत्फ उठा रहा था, मानो इस पूरे मामले से मुझे कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन जैसे ही मशदी ने आयेश हमाद का नाम लिया, मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहना शुरू किया, मैंने भी गौर किया है, मोहम्मद आयेश आरसीसी की मीटिंग्स में मेरे साथ बहुत ही अजीब बर्ताव करते हैं। मैंने कई बार देखा है, वो मेरी तरफ नफरत से देखते हैं और इसलिए मैंने तारिक अजीज को बुलाकर कहा भी था कि मोहम्मद आयेश के साथ कुछ वक्त गुजारो। मुझे लगता है कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ कालापन अपरा है। जाकर पता करो कि आखिर क्या बात है।
लेकिन अजीज ने मुझे बताया कि आयेश के दिल में मेरे खिलाफ कोई गलत भावना नहीं है। इसके बाद मैंने बरजान अल तिरकिती और इज्जत इब्राहिम को भी आयेश के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही बताया कि आयेश के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मोहम्मद आयेश से ऐसी साजिश की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद मैंने अब्दुल मशदी को उसका कन्फेशन जारी रखने दिया, और जब उसने अपनी बातें पूरी कर ली तो मैंने मंच पर आकर लोगों को बताना शुरू किया कि मुझे कितनी हैरानी हुई ये जानकर कि मेरे करीबी साथी मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहे थे। मैं इन साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद उनसे मिलने जेल भी गया, ये जानने की कोशिश भी की कि उनके और मेरे बीच क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। क्या उन्हें मेरे साथ काम करते हुए पावर या पैसे की कोई कमी महसूस हो रही है? क्या उनकी और मेरे मत नहीं मिलते? और अगर ऐसा है तो उन्होंने ये बात पार्टी के सामने क्यों नहीं रखी? लेकिन उनके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ भी नहीं था और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद गनीम अब्द अल जलील सऊदी का नाम एक साजिशकर्ता के रूप में लेते हुए मैं रोने लगा। मैंने अपना रुमाल निकाला और अपने आंसू पोंछने लगा। थोड़ा संभलने के बाद मैंने एक बार फिर से साजिशकर्ताओं के नाम की लिस्ट पढ़ना शुरू किया। मैंने एक अच्छे अभिनेता की तरह बहुत धीरे धीरे लिस्ट में से नाम पढ़ना शुरू किया था। मैंने 66 लोगों के नाम पढ़े और उन्हें फौरन ही हॉल से बाहर ले जाया गया। लोगों में भी अब उन साजिशकर्ताओं के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा था। उन्होंने इन साजिशकर्ताओं की मौत की मांग करना शुरू कर दी थी और बस मुझे भी इसका ही इंतजार था। मैंने इस पूरे कार्यक्रम के जरिए यह संदेश दे दिया था कि मैं पार्टी में किसी की भी तरफ से खिलाफत बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोगों का नाम लिया गया था उनमें से 5 आरसीसी के मेंबर्स थे। मह्यूई अब्दुल मशदी, मोहम्मद आयेश, अदनान हुसैन अल हमदानी, मोहम्मद महजूब महदी और गनीम अब्दुल जलील सऊदी आरसीसी के सदस्य होने के साथ साथ पार्टी के रेवोल्यूशनरी कमांड के भी मेंबर थे, लेकिन इनकी एक भूल ने इनकी जान जोखिम में डाल दी थी और वो भूल थी अहमद हसन अल बकर के खिलाफ मेरी क्रांति में मेरा साथ ना देना। हाँ, अदनान हमदानी इस खिलाफत में शामिल नहीं था, लेकिन उसका सबसे बड़ा जुर्म था उसका बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना। वो कभी मेरा दुश्मन नहीं था, बल्कि हम अच्छे दोस्त थे और सत्ता में आते ही मैंने हमदानी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। लेकिन फिर आप पूछेंगे कि मैंने एक साजिशकर्ता को इतनी बड़ी पोजीशन क्यों दी थी? क्या मुझे हमदानी के इरादों की भनक नहीं थी? जैसा कि मैंने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, मुझे कुछ वक्त पहले से ही इन साजिशों की भनक लग चुकी थी। हमदानी को इतनी बड़ी पोजीशन देने के पीछे मेरा मकसद था सबसे इस बात को छिपाए रखना कि मुझे इस साजिश की जरा भी भनक है। इस साजिश का पर्दाफाश करने के बाद आरसीसी के 7 सदस्यों ने मिलकर एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया और इन साजिशकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने उनमें से 55 लोगों को दोषी करार दिया और 22 लोगों को डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूशन के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी बचे 33 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बात पार्टी के मेंबर डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूशन करवाकर, जहां एक और मैंने देश को यह संदेश दे दिया था कि मैं अब किसी की भी अपने खिलाफ खिलाफत बर्दाश्त नहीं करूंगा, वहीं दूसरी ओर मैं ये भी जानता था कि अगर सत्ता में लंबे वक्त तक बना रहना है तो केवल लोगों में मेरा डर होना ही काफी नहीं था। इराक के लोगों को अपने नेता से प्यार होना चाहिए, उनके दिल में अपने प्रेसिडेंट के लिए जगह होनी चाहिए और इराक के लोगों की आवाज बनने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए मैंने अपना अगला कदम सोच लिया था। अब अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने और निखार कर पेश करने की तरफ मैंने पहला कदम बढ़ाया। मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि इराक और इराक के लोगों की प्रगति के लिए मैं कितना समर्पित हूं। मेरे इरादे बहुत नेक हैं और मेरा हर एक कदम केवल राष्ट्र हित के लिए उठता है।
मैंने लोगों के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए सरकारी नौकरियों में वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा दी, इराकी सेना के वेतन में भी खास तौर पर बढ़ोतरी की घोषणा की, लोगों को कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाया, इराक के कैदियों के लिए एक सार्वजनिक क्षमादान की व्यवस्था करवाई। यह व्यवस्था केवल उन साजिशकर्ताओं, जासूसों और ड्रग स्मगलर्स को उपलब्ध नहीं थी। राष्ट्रपति भवन में एक डायरेक्ट टेलीफोन लाइन बिठाई गई ताकि इराक के नागरिक अपने इस महान नेता से फोन पर बात कर सकें। इराक के लोगों को उनके इस सर्वशक्तिमान और सर्वभूत प्रेसिडेंट के व्यक्तिगत जीवन से भी अवगत कराया जाने लगा। लोगों को बताया जाने लगा कि उनका प्रेसिडेंट एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय नेता है। बगदाद के एक अखबार अल जमहूरिया में प्रेसिडेंट की जीवनी छपाई जाने लगी। साथ ही साथ लोगों को प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन पर एक फिल्म भी दिखाई गई। इराक के लोग अब जानने लगे थे कि मैं एक अच्छा प्रेसिडेंट होने के साथ साथ अपने 2 बेटे उदय और कुसे और 3 बेटियों रागद, राना और हाला का अच्छा पिता भी हूं। एक ऐसा पिता जिसे अपने गार्ड्स के सामने अपनी बेटी के कुर्ते का बटन सीने में कोई शर्म नहीं आती। लोग ये भी जानने लगे कि उनके नेता को बागवानी का शौक है, मछली पकड़ना भी उनके शौक में शामिल है। वो फुर्सत के वक्त अपने मवेशियों की भी देखभाल करते हैं। उन्हें चाय से ज्यादा ब्लैक कॉफी पसंद है, क्योंकि 2 साल जेल में रहते हुए उन्हें चाय देने से मना कर दिया गया था और उन्हें कॉफी पीने की आदत हो गई। कई बार इराक के लोग हैरान रह जाते जब उनका प्रेसिडेंट फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, मस्जिद और खेतों में बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के अचानक से ही आ जाता। मैंने ये अनअनाउंस्ड विजिट इसलिए शुरू किए ताकि लोगों को लगे कि उनका नेता उनके बीच मौजूद है। कभी कभी तो मैं भेष बदलकर अपनी पहचान छिपाकर भी लोगों से मिलता और अपने बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करता। इसके लिए मैं अपने सिर पर एक बड़ी सी टोपी, फिर अरबी कैफिया बांध लेता। कई बार मुझे टीवी पर किसी साधारण व्यक्ति के घर पर बैठा हुआ दिखाया जाता। मैं तब उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करता। हालांकि तब उस व्यक्ति को मेरी असली पहचान पता ही होती थी, लेकिन वो कैमरे के सामने इस तरह दिखाता था कि उसे मेरी पहचान पता नहीं है। फिर वो अपने प्रेसिडेंट की तारीफ में कसीदे पढ़ता, उसकी महान उपलब्धियां बताता और फिर मैं एकदम से कैमरे के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता और वो शख्स एक बड़ी सी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत करता। इस तरह मैंने एक राष्ट्रपति के रूप में लोगों में अपना खौफ और अपने लिए प्यार और सम्मान बनाए रखा। खुद को महान साबित करने की मेरी भूख दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लोगों में अपनी अच्छी छवि बनाने के साथ साथ मैंने अपने महंगे शौक भी जिंदा रखे थे। मेरे वार्डरोब में हर ओकेजन के लिए 200 से ज्यादा महंगे सूट मौजूद थे। डेनमार्क के एक शिपयार्ड से मेरे लिए एक लग्जरियस यॉच ऑर्डर किया गया था। मुझसे मिलने राष्ट्रपति भवन आए मेरे एक खास मेहमान ने अपने विवरण में कहा है, सद्दाम के साथ हर वक्त उसका एक गुलाम हाथ में एक बड़ा सा बक्सा लिए घूमता है। हर कुछ मिनट के बाद सद्दाम उस बक्से से अपनी हवाना सिगार निकाल कर जलाते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। सिगार के कुछ कश लेने के बाद ही वो उसे बुझा देते हैं और फिर दूसरी सिगार जला लेते हैं। इस दौरान मेरे स्वास्थ्य में कुछ खराबी हुई और मेरी सर्जरी के लिए एक वेस्टर्न सर्जन को बुलाया गया। इराक के सर्जन इस जोखिम भरे काम के लिए राजी नहीं थे। पश्चिमी देश से आए उस सर्जन को मेरे व्यक्तित्व से खौफ होने लगा था। मेरे शकी मिजाज और लोगों में फैला मेरा खौफ देखकर उसकी हालत खराब थी। ऑपरेशन के बाद हमारे बीच एक लंबी बातचीत हुई और इस दौरान मैं पूरी तरह रिलैक्स्ड और नर्म बना रहा। पूरी बातचीत के दौरान मैंने अपने इस मेहमान से नजरें भी नहीं मिलाई और उसकी हिदायतों को ध्यान से सुनता रहा। इसके बावजूद उसके चेहरे पर एक डर साफ नजर आ रहा था। उसे मेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त मिडिल ईस्ट से बाहर मेरी पहचान ना के बराबर ही थी। फिर भी वो मेरी तिरछी नजरों और मेरे लोगों में फैले गहरे तनाव और घबराहट को देखकर काफी डर गया था।
एक बार बातचीत के दौरान मैंने उससे अपने सिरदर्द की शिकायत की और उसका इलाज पूछा। मेरे सिर में काफी दर्द रहता है, इसे कम करने का कोई उपाय हो तो बताइए। सरदर्द के इलाज के लिए सरदर्द की वजह जाननी होगी। क्या कोई ऐसी खास सिचुएशन है जब आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस होता हो? सर्जन के इस सवाल पर सद्दाम के पर्सनल फिजिशियन के चेहरे पर अजीब सा खौफ छा गया। वो तब उन दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर की भूमिका निभा रहा था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सर्जन को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। डर के मारे पसीने से लथपथ होते हुए उसने किसी तरह सद्दाम के लिए सर्जन के सवाल को ट्रांसलेट किया और जवाब का इंतजार करने लगा। लेकिन सद्दाम ने इस सवाल का जवाब बहुत ही शांति से दिया। हाँ, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब मुझे तनाव होता है। हर वक्त ही मेरे चारों तरफ साजिशों का जाल बिछा होता है। और फिर सद्दाम ने उसे अपने खिलाफ हो रही साजिशों की कहानी सुनाना शुरू किया, जिसके बाद सर्जन ने सद्दाम की मानसिक स्थिति के बारे में अपनी राय बना ली थी। इसमें कोई शक नहीं है कि यह आदमी मानसिक उन्माद से ग्रसित है। उस दौर में अगर कोई था जो मेरे पास रहकर भी बेखौफ था तो वो मेरा ममेरा भाई अदनान खैरुल्लाह तुल्फा था। मेरे प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आते ही मैंने अपने ममेरे भाई अदनान खैरुल्लाह तुल्फा को आर्म्ड फोर्सेस के डिप्टी कमांडर इन चीफ की पोजीशन पर अपॉइंट करते हुए इराकी आर्मी पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। मैंने अब सेना को मजबूत बनाने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए थे। मेरे प्रेसिडेंट बनने से लेकर सितंबर 1980 में ईरान पर हमले के बीच इराकी ग्राउंड फोर्सेस में 800 टैंक्स, 650 आर्म्ड व्हीकल्स और करीबन 100 आर्टिलरी पीसेस का इजाफा हुआ था। मेरी पावर की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 70 के दशक के अंत तक मैंने बहुत से केमिकल, बायोलॉजिकल और खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन जुटा लिए थे। मेरे प्लान्स में इन न्यूक्लियर वेपन्स की एक खास भूमिका थी। ये वो वेपन्स थे जो इजराइल की सेना को उखाड़ फेंकने में सक्षम थे। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए मेरा पागलपन अपने चरम पर था। 1975 में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गया और मैंने कहा, अरब देश के लिए वैज्ञानिक प्रगति सांस लेने जितना ही जरूरी है। किसी भी राष्ट्र के लिए अपना स्वाभिमान और अस्तित्व बनाए रखना इम्पॉसिबल है अगर वो राष्ट्र विज्ञान और वैज्ञानिक अन्वेषण पर ध्यान नहीं देता। अरब के एक जर्नलिस्ट ने मेरे 16 साल के बेटे उदय से पूछा था, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मैं बड़ा होकर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहूंगा। उदय तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं बन पाया, लेकिन मैंने इराक को न्यूक्लियर वेपन का खजाना बना दिया और इसके लिए मैं मुख्य रूप से फ्रांस पर निर्भर था। सोवियत यूनियन जो 1960 तक इराक को रिसर्च रिएक्टर सप्लाई करता रहा था, वह अब अपनी यह सप्लाई जारी रखने से कतराने लगा था। उसे इराक की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं से डर लगने लगा था। 1974 के अंत तक इराक और फ्रांस के संबंध गहराने लगे थे। 1974 में फ्रेंच प्राइमर जैक्वस चिराक बगदाद आए और अगले साल 1975 में मैं पेरिस गया और फिर 1977 में दूसरे फ्रेंच प्राइमर रेमंड बारे का इराक में स्वागत किया। 1976 में मैंने फ्रांस से उस इराक रिसर्च रिएक्टर खरीदा था जिसे मैंने बाद में तमुज नाम दिया। इस रिएक्टर का पावर करीबन 17 मेगावाट्स था और ये 1981 के अंत तक ऑपरेटिव होने वाला था। फ्रांस के साथ हुए एग्रीमेंट के मुताबिक फ्रांस ने इराक को 72 किलो यूरेनियम सप्लाई करने का वादा किया था, लेकिन बाद में फ्रांस ने अपने वादे से पलटते हुए यूरेनियम की जगह दूसरे सब्स्टिट्यूट फ्यूल की सप्लाई का प्रस्ताव रखा। मुझे फ्रांस की यह बात पसंद नहीं आई। इराक को पहले यूरेनियम देने का वादा किया गया था, तो अब हम उससे कम में समझौता नहीं करेंगे और कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट हमारी प्लान रिसर्च एक्टिविटीज में काम नहीं आएगा।
और फ्रांस को मेरी बात माननी पड़ी। अब फ्रांस इराक को यूरेनियम सप्लाई तो करने वाला था, लेकिन वो इराक को 72 किलो के बजाय केवल 24 किलो यूरेनियम सप्लाई करने वाला था। मैं हमेशा ही परमाणु हथियार बनाने के अपने इरादे को दुनिया के सामने यह कहकर नकारता रहा कि मेरे सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल विश्व शांति के उद्देश्य से हैं। मैंने इजराइल के प्रोपेगेंडा के खिलाफ तर्क देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इजराइल कहता है कि अरब के लोग ऊंट की सवारी करने, अपनी तबाह हुए घरों के मलबे पर रोने, टेंट्स में रात गुजारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर 2 साल पहले इजराइल और उसके समर्थकों ने कहा कि इराक एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या कोई यह बता सकता है कि वो लोग जो सिर्फ ऊंट की सवारी करना जानते हैं, वो एटम बम कैसे बना लेंगे? 17 सितंबर 1980 को मैंने नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा, ईरान के कारनामों ने 1975 के अल्जीरियस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड किया है और अब हमें भी ईरान के खिलाफ ठोस कदम उठाते हुए शत अल अरब को अपने अधिकार में लेना होगा। और 22 सितंबर 1980 को मेरे नेतृत्व में इराक ने ईरान पर हमला बोल दिया और दोनों देशों के बीच शुरू हुई ये दुश्मनी 8 साल तक चली। और इस दुश्मनी ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट को अस्थिर किया, बल्कि दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भले ही इस युद्ध की वजह मैंने शत अल अरब नहर पर हुए विवाद को बताया था, लेकिन असल में बात तो यह थी कि ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति से मुझे खतरा महसूस हो रहा था। 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के जरिए ही आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए थे। आयतुल्लाह खुमैनी मुझे एक ऐसा सुन्नी शासक मानते थे जो अपने देश के शिया समुदाय का दमन कर रहा था, और वो मुझे सत्ता से हटाना चाहते थे। और अपने इस इरादे को उन्होंने दुनिया के सामने खुलकर बयान भी किया था। और बस इसलिए मैंने ईरान के साथ युद्ध की घोषणा की। इससे पहले कि आयतुल्लाह खुमैनी की सत्ता मेरे लिए खतरा बन जाए, मैं खुमैनी की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था। ईरान उस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था और मुझे लगा था कि ऐसे समय में इराकी सेनाओं को जीत हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मेरा यह अनुमान गलत निकला। 1982 की शुरुआत तक ईरानी सेनाओं ने शत अल अरब को एक बार फिर अपने कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, ईरानी सेनाएं इराक के काफी अंदर तक घुस गई थीं और तब मैंने ईरान के सामने युद्ध विराम की पेशकश की, जिसे ईरान ने नामंजूर कर दिया। भले ही युद्ध मैंने शुरू किया था, लेकिन इसे लंबा खींचने का इरादा ईरानी नेता आयतुल्लाह खुमैनी का था। खुमैनी ने हजारों ईरानी युवकों को मानव हमले की रणनीति के तहत लड़ाई के लिए भेजा और वो मारे गए। मैंने ईरानियों के खिलाफ अपने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। दोनों देशों की सेना ने एक दूसरे के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया और वहां बमबारी की, जिससे आम लोग बहुत प्रभावित हुए। टैंकरों की लड़ाई में दोनों देशों ने खाड़ी में एक दूसरे के तेल टैंकरों और जहाजों को निशाना बनाया। कुवैत ने अब जहाजों पर ईरान के लगातार हमले के बाद सुरक्षा की अपील की और तब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने हस्तक्षेप किया। इस वक्त तक पासा ईरान के खिलाफ पलट चुका था। ईरानी अधिकारियों ने जब देखा कि उनका देश न सिर्फ भारी कीमत चुका रहा है, बल्कि अलग थलग भी पड़ने लगा है, तो उन्होंने खुमैनी के सामने मेरी युद्ध विराम की पेशकश को स्वीकार करने की अपील की और जुलाई 1988 में आखिरकार युद्ध विराम हुआ। लेकिन तब भी आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि यह युद्ध विराम उनके लिए जहर का प्याला पीने से कम नहीं। 8 साल तक चले इस युद्ध का खमियाजा बहुत बड़ा था। 5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसी भी देश को वे उद्देश्य हासिल नहीं हुए जिनकी वजह से युद्ध शुरू हुआ था या फिर लंबा चला। ना तो आयतुल्लाह खुमैनी मुझे और ना ही मैं आयतुल्लाह खुमैनी को सत्ता से हटा सका। मेरा यह मकसद
भी पूरा नहीं हो सका था कि दोनों देशों के बीच की सीमा को इराक के हित में फिर से निर्धारित किया जाए। हालांकि मैंने अपनी जीत होने का दावा किया था, लेकिन असल में स्थिति ये थी कि मैं सिर्फ अपनी हार से बच गया था और उसके लिए भी मुझे बाहरी मदद की जरूरत पड़ी थी। इराक पर इस युद्ध का जो असर हुआ था, उसी की वजह से मैंने 1990 में कुवैत पर हमला करने का फैसला किया। बस उसी मोड़ पर उन क्षेत्रीय और पश्चिमी देशों ने इराक के खिलाफ मोर्चा बना लिया जो ईरान के साथ उसकी लड़ाई में उसके साथ थे। ईरान के लिए भी युद्ध के नतीजे कुछ कम भयावह नहीं थे। इस युद्ध में भारी मानवीय कीमत तो चुकानी पड़ी ही थी। इसका व्यापक आर्थिक नुकसान भी हुआ। युद्ध की वजह से ही बहुत से ईरानियों ने धार्मिक नेताओं की क्षमता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। युद्ध खत्म होने के कुछ ही समय बाद आयतुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया और ईरान में एक नया दौर शुरू हुआ। ईरान इराक के इस युद्ध की कहानी अधूरी रह जाएगी अगर मैंने हेलबूजा नरसंहार का जिक्र नहीं किया। हेलबूजा इराकी शहर था, लेकिन इसकी सीमा ईरान से सटी हुई थी। यहां कुर्द लोग रहते थे जिनसे मुझे सख्त नफरत थी। ये वही शहर था जहां से ईरानी सेना इराक में घुसी थी और कुर्द लोगों ने ईरानी सेना का खुले दिल से स्वागत भी किया था। मुझे अब इन लोगों को बताना था कि सरकार से बगावत का अंजाम क्या होता है। और मार्च 1988 में मैंने इराकी सेना का एक जत्था हेलबूजा भेज दिया। इराकी सेना ने इस शहर में तबाही मचा दी। हेलबूजा पर केमिकल अटैक भी हुआ। इस हमले से लोग बच ना जाएं, इसलिए 2 दिन पहले से यहां इतने बम बरसाए गए कि लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे टूट गए और अब उनके पास ऐसा कुछ नहीं बचा जिसकी आड़ में वो लोग अपनी जान बचा सके। ये केमिकल अटैक इतना खतरनाक था कि ये शहर लाशों का शहर बन गया और जो बच भी गए वो बीमारियों की फैक्ट्री बन गए। मैंने इस केमिकल अटैक के जरिए लोगों को बता दिया था कि बगावत का अंजाम क्या होता है। मैंने अपने शासनकाल में पूरी तरह से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ ना कह सके। इराक में ऐसा कोई नहीं था जो मेरे खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत कर सके। मेरे आरसीसी बात पार्टी या नेशनल असेंबली के खिलाफ किए गए एक छोटे से मजाक की कीमत भी उस शख्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती थी। अगर कोई ऐसा करता तो उसे उसका गुनाह बताए बिना ही जेल में डाल दिया जाता और टॉर्चर्स दिए जाते थे। उनमें से कुछ को थोड़े वक्त के बाद ही उनके परिवार के पास भेज दिया जाता था और कुछ को लंबे वक्त तक जेल में रहकर अपनी सजा काटनी पड़ती या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता। ये सजा कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर जजेस द्वारा निर्धारित नहीं की जाती थी, बल्कि स्टेट ऑफिशियल्स ही इन सजाओं के निर्धारक होते थे। मेरे राज में इराकी प्रशासन ये मानता था कि ये टॉर्चर्स और एग्जीक्यूशन गुनाहगारों की अच्छी किस्मत का नतीजा है। मैंने डेनमार्क के एक जर्नलिस्ट को उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा था, आपके देश में एक जासूस को पकड़े जाने पर अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ती है, लेकिन हमारे यहां ऐसा नियम नहीं है। हम उसे कैद करने के बजाय उसकी आत्मा को हमेशा के लिए आजाद कर देना पसंद करते हैं। अब आप ही बताइए, ये एग्जीक्यूशन अमानवीय कैसे हुए? अगर कोई अपने देश की सरकार का मजाक उड़ाने की हिमाकत करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसे मौत की सजा सुनाना गलत है। मैंने एबीसी टेलीविजन नेटवर्क कॉरेस्पोंडेंट डैन साइवर से पूछा था, क्या आपके देश का कानून प्रेसिडेंट की इंसल्ट करने को सजा नहीं देता? तो आप अपने प्रेसिडेंट की इंसल्ट करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते? नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे देश में हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। डैन सावियर का जवाब सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। 1979 के बाद से ही मैंने कुछ खास पार्टी मेंबर्स को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलाकर इराक पर शासन करना शुरू किया था।
बचपन से ही मेरा लगाव अपनी मां के परिवार से ज्यादा रहा था। मैंने बहुत साल पहले अपने मामा खरल्ला तुल्फा के घर पर गुजारे थे। बाद में उनकी बेटी साजिदा से शादी भी की और उनके बेटे अदनान खरल्ला तुल्फा के साथ भी एक लंबा वक्त गुजारा था। अदनान मेरा बहुत करीबी था। अदनान ही था जिसने पहली बार मुझे स्कूल जाने के लिए उकसाया था और मैं घर छोड़कर तिरकत अपने मामा के पास भाग आया था। हाँ, मेरे प्रेसिडेंट बनते ही मैंने अपने पिता की तरफ के परिवार को भी सत्ता में हिस्सा दिया था। मैंने अपने सगे पिता अब्दुल हसन माजिद के सौतेले पिता इब्राहिम अल हसन के परिवार को भी सत्ता में हिस्सा दिया था। मेरे चचेरे भाई कामल हसन अल माजिद को मैंने मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री की पोस्ट दी थी। कामल हसन बाद में मेरी बेटी रागत से शादी कर मेरे दामाद भी बने। मेरे सौतेले भाई इस शादी से नाखुश थे। उन्हें डर था कि अगर रागत की शादी कामल हसन से होती है तो सत्ता पर मेरे सगे पिता के परिवार का वर्चस्व बढ़ जाएगा और उनकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। मेरे दूसरे कजिन अली हसन अल माजीद, जिसने 1988 में हेलबजा नरसंहार में योगदान दिया था, इराक के कुवैत पर हमले के बाद कुछ महीनों तक कुवैत के गवर्नर का पद संभालते रहे। मेरे सौतेले भाई बरजान अल तिरकत को मैंने पार्टी इंटेलिजेंस मुखबरात का हेड नियुक्त किया। बाद में 1983 में उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया और हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मेरे सौतेले भाई बरजान अल तिरकती मेरे खिलाफ तख्ता पलट की साजिश में शामिल पाए गए थे। इसके 3 साल बाद मैंने सिवाबी को मुखबरात में बरजान की पोजीशन दे दी। बातबन को मैंने स्टेट इंटरनल सिक्योरिटी का हेड बना दिया। मेरे सत्ता में रहते हुए मैंने अपने परिवार के लोगों की जरूरतों और ख्वाहिशों का पूरा ध्यान रखा। अदनान खैरुल्लाह के पास 500 से ज्यादा गाड़ियां थी। मेरे मामा खैरुल्लाह तुल्फा रियल एस्टेट में अच्छा कमा रहे थे। वो जमींदारों से जबरन उनकी प्रॉपर्टी कम कीमत पर खरीदते और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते। हुसैन कामल हसन भी आर्म्स डील्स में मोटी कमाई कर रहे थे। मेरे बड़े बेटे उदय ने बिजनेस काफी फैला लिया था। 1988 में उदय ने केवल एक ट्रांजैक्शन में $20 मिलियन से भी ज्यादा कमाया। उसने सेंट्रल बैंक को फॉरेन करेंसी ऑफिशियल रेट पर सेल करने को मजबूर कर दिया और फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर पैसे कमाए। उदय के पास अपने अंकल अदनान से भी ज्यादा गाड़ियों का कलेक्शन था। मैंने अपने परिवार के लोगों को कभी भी किसी बात के लिए नहीं रोका, लेकिन वैसे मैंने इराक के लोगों में अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत से एंटी करप्शन कैंपेन भी चलाए। 1982 में मैंने करप्शन के इल्जाम में हेल्थ मिनिस्टर को मौत के घाट उतार दिया और जून 1986 में बगदाद के पूर्व मेयर अब्द अल वहाब मुफ्ती को करप्शन के इल्जाम में फांसी की सजा दे दी। मेरे लोगों के बीच मेरे नियम साफ थे। जब तक वो मेरे साथ वफादार रहेंगे, उन्हें पैसे और पावर और शोहरत की कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन मेरी बराबरी में खड़े होने की तमन्ना रखना नमक हरामी मानी जाएगी। अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ बेवफाई करने की कोशिश की या लोगों के बीच मुझसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की, तो उसका पॉलिटिकल करियर फौरन ही पतन की ओर चला जाएगा, फिर चाहे वो शख्स मेरे परिवार का हिस्सा क्यों ना हो। मेरे सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण मेरा ममेरा भाई अदनान खैरुल्लाह तुल्फा है। अदनान मेरा सबसे करीबी था। हमने बचपन साथ गुजारा था। वो अदनान ही था जिसकी वजह से मैंने स्कूल की शक्ल देखी। सत्ता में रहते हुए भी अदनान ने मेरा हर तरह से साथ दिया। 8 साल तक चले ईरान इराक युद्ध में अदनान मेरा दाहिना हाथ था। लेकिन बावजूद इसके 1989 में मैंने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अदनान की मौत को अंजाम दे दिया। सबको अदनान की मौत हादसा लग रही थी, लेकिन उसकी मौत असल में गुप्त साजिश थी और इस साजिश की वजह थी अदनान का मेरे खिलाफ जाकर अपनी बहन साजिदा का साथ देना। साजिदा को जब इराकी एयरवेज के चेयरमैन की एक्स वाइफ समीरा शाहबंदर के साथ मेरे अफेयर के बारे में पता चला, तो वो अपने भाई अदनान के साथ मिलकर
मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। इससे पहले भी मेरे कई अफेयर रह चुके थे, लेकिन उन सब के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन समीरा शाहबंदर के साथ मेरे रिश्ते सार्वजनिक हो गए थे और साजिदा के साथ मेरी शादी टूटने के कगार पर आ गई थी। इतना ही नहीं, इराक के लोगों में अपनी एक अच्छी छवि बनाने के लिए की गई मेरी इतने सालों की मेहनत भी मिट्टी में मिलने को थी। इराक के लोग अब तक यही समझते थे कि उनका प्रेसिडेंट एक अच्छा नेता होने के साथ साथ एक वफादार पति और अपने परिवार के प्रति समर्पित मुखिया है। इस बात का पता चलते ही मेरे बेटे उदय ने भी अपनी मां की तरफदारी करते हुए सरेआम डंडा मारकर मेरे फूड टेस्टर की हत्या कर दी। ये फूड टेस्टर ही था जिसने मुझे और समीरा शाहबंदर को मिलवाया था। इस बात से नाराज होकर मैंने अपने बेटे को जेल में डलवा दिया। उस पर हत्या का मुकदमा भी चलवाया, लेकिन बाद में मेरी पत्नी साजिदा और उसके भाई अदनान के कहने पर मुझे उसे जेल से रिहा करना पड़ा। साजिदा ने कहा, यह पहली बार तो नहीं जब उदय ने किसी की हत्या की हो। इससे पहले भी तो 2 और मर्डर्स किए हैं उसने। तब तो तुमने कुछ नहीं किया था, फिर आज क्यों अरेस्ट करवाया उसे? ऐसा भी नहीं कि हमारी फैमिली में वो पहला इंसान है जिसने किसी का मर्डर किया है। तुम खुद को क्यों नहीं देखते? क्या तुम पाक साफ हो? इसके बाद मैंने उदय को इराक से निर्वासित करते हुए स्विट्जरलैंड भेज दिया। आयतुल्लाह खुमैनी के लिए ईरान इराक युद्ध विराम जहर का प्याला पीने जैसा था और मेरे लिए यह जीवन दान देने वाला अमृत था। आखिर 8 साल की लगातार हुई बर्बरता और एक ऐसे कट्टर दुश्मन के साथ टकराव के बाद मैं सही सलामत बचकर आया था, जिसे मेरा सर धड़ से अलग चाहिए था। 1980 में ईरान पर इराक के हमले के अमेरिका तटस्थ बना रहा, लेकिन मार्च 1982 में ईरान के सफल जवाबी हमले के दौरान अमेरिका ने इराक को सरेंडर करने से रोकने के लिए इराक को समर्थन देना शुरू किया। इराक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की यूएस लिस्ट से इराक का नाम भी हटा दिया गया। युद्ध में इराक की नई सफलता और जुलाई में ईरान द्वारा शांति प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद इराक को हथियार की बिक्री बड़े पैमाने पर बढ़ा दी गई। 1988 में युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान अब कमजोर पड़ चुका था। इराक भारी कर्ज में डूब चुका था। इसका अधिकांश कर्ज सऊदी अरब और कुवैत का था, लेकिन इराक की सेना अब भी जश्न मना रही थी। युद्ध के वक्त भी इराकी सेना का काफी विस्तार हुआ था। जहां ईरान की राजधानी तेहरान में मातम मनाया जा रहा था, वहीं बगदाद में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर नाचते गाते दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि इस युद्ध के बाद अपने लोगों का विश्वास और दिल जीतने की जरूरत है। इन जश्न के पलों के बाद इस युद्ध से फैली अव्यवस्था भी सामने आएगी और लोगों को अपने सैक्रिफाइसेस का हिसाब चाहिए होगा। मैंने लोगों के बीच इस युद्ध विराम को एक जीत की तरह दिखाया था। मैं इराक की जनता के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इराक के लोगों को अब लगने लगा था कि इस युद्ध के बाद अब उनकी किस्मत बदलेगी। सरकार से उनकी उम्मीदें बढ़ने लगी थीं, लेकिन युद्ध के बाद फैली अव्यवस्था के दौर में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। 1988 में केस फायर पर हस्ताक्षर के समय इराक पूरी तरह दिवालिया हो चुका था। 1982 में ईरान इराक युद्ध के दौरान कुवैत ने इराक को अपना समर्थन दिया था। कुवैत ने इराक को फाइनेंशियल लोन्स भी भेजे। कुवैत का इस तरह इराक को सपोर्ट करना ईरान को खल गया था और 1984 में उन्होंने कुवैती ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। युद्ध के वक्त तो कुवैत ने इराक का साथ दिया, लेकिन युद्ध के बाद दोनों पड़ोसी अरब देशों के संबंध खराब होते चले गए। इराक के ऊपर अब कुवैत के $14 बिलियन का कर्ज था और दिवालिया इराक ये कर्ज नहीं चुका सकता था। मैंने कुवैत से इस डेब्ट को माफ करने को कहा, लेकिन कुवैत ने ऐसा करने से मना कर दिया और बस इसी बात ने कुवैत के साथ
इराक के संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। इराक कुवैत सीमा विवाद में मैंने यह दावा किया था कि कुवैत ऑटोमन साम्राज्य के बसरा प्रांत का हिस्सा था और यह इराकी क्षेत्र में आता है। 1989 के अंत तक इराक और ईरान के बीच बहुत सी ऑफिशियल मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 1988 में इराक के ऑयल मिनिस्टर इस्साम अल चलाबी ने ओपेक के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कोटा को कम करने का प्रस्ताव रखा। चलाबी ने कहा कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो इराक तेल से आय रेवेन्यू में खाड़ी देशों के लिए गए अपने $60 बिलियन के कर्ज को चुका सकता है। लेकिन कुवैत ने चलाबी के इस तर्क की काट करते हुए ओपेक से देश में तेल उत्पादन को प्रतिदिन 1.35 मिलियन बैरल से बढ़ाने की मांग की। कुवैत और यूएई लगातार तेल का उत्पादन बढ़ा रहे थे और तेल की कीमतें अब बढ़कर $18 प्रति बैरल से $10 प्रति बैरल पर आ गई थी। नतीजा यह हुआ कि इराक को हर साल $7 अरब का नुकसान हुआ। ओपेक के सदस्यों में मतभेद के कारण तेल भरमार को कम करने की मेरी कोशिशें विफल हो गईं और अब इराक अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ था। इराक और कुवैत के बीच तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही थी। इराक ने भी अब कुवैत पर इराकी बॉर्डर के पास स्लांट ड्रिलिंग के आरोप लगाए। हमने कुवैत पर सीधा इल्जाम लगाया कि उसने $2.4 बिलियन के बराबर इराक के तेल की चोरी की है और कुवैत हमें इसका मुआवजा दे। लेकिन कुवैत ने इराक के इस इल्जाम को सिरे से खारिज करते हुए कहा, हमें इस तरह की तकनीक की कोई जरूरत नहीं है। रुमेलिया फील्ड से वैसे भी हमारे क्षेत्र में तेल का सरल बहाव है। 15 जुलाई को मैंने अरब लीग के सामने अपनी बात रखी। इराक को प्रतिवर्ष $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। कुवैत अब भी रुमेलिया ऑयल फील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। 26 जुलाई 1990 को ओपेक अधिकारियों ने कहा कि कुवैत पर यूएई अपने तेल उत्पादन को 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक करने के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। ये दोनों देशों के द्वारा हर दिन पंप किए जा रहे 2 मिलियन बैरल तेल से कम था। जद्दा में हुई इस बातचीत के बाद मैंने रुमेलिया फील्ड से हुई तेल की चोरी को कवर करने के लिए $10 बिलियन की मांग की, लेकिन कुवैत केवल $500 मिलियन ही देने को राजी था। इसके बाद मैंने कुवैत पर हमला करने का फैसला किया। कुवैत इराक का ही हिस्सा है और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट की दखलंदाजी की वजह से इराक से अलग हो गया, लेकिन अब हमें कुवैत को वापस इराक में मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। और 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला बोल दिया। 2 अगस्त 1990 को 1 लाख इराकी सेना कुवैत में घुसी और दिन खत्म होने तक कुवैत पर कब्जा कर लिया। मेरे कुवैत पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह कुवैत के अमीर अल सबाह का इराक के बारे में यह कहना था कि वो इराक को दिवालिया बनाकर हर इराकी महिला को $10 की वेश्या में बदलना चाहते हैं। हमले से पहले कुवैत सेना में 16,000 लोग थे, जिन्हें 3 बख्तरबंद, 1 मशीनीकृत पैदल सेना और 1 अंडर स्ट्रेंथ आर्टिलरी ब्रिगेड में अरेंज किया गया था। कुवैत एयरफोर्स में लगभग 2200 कुवैती शामिल थे। सेना में 80 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 40 हेलीकॉप्टर्स थे। इराकी हमले के बावजूद कुवैत ने अपनी सेना नहीं जुटाई। इराकी हमले के दौरान कई कुवैती सैनिक छुट्टी पर थे। कुवैत मूल रूप से इराक के ऑटोमन प्रांत का हिस्सा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसे अलग कर दिया था। इराकी सेना ने कुवैत को बुरी तरह लूटा। कुवैत के मर्दों की बर्बरता से पिटाई की गई, उन्हें टॉर्चर किया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कुवैती औरतों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट्स भी इराकी सेना के लिए आम बात थी। 12 घंटे के अंदर ही कुवैती सेना ने दम तोड़ दिया और शाही परिवार भाग गया था। कुवैत अब पूरी तरह से इराक के कब्जे में था। अमीर अल सबाह शरण लेने के लिए सऊदी अरब भाग गए।
हमले के बाद इराकी सेना ने कुवैत के सेंट्रल बैंक से $1 बिलियन से भी ज्यादा नोट लूट लिए और मैंने कुवैती दिनार को इराकी दिनार के बराबर कर दिया और कुवैती करेंसी अपनी ओरिजिनल वैल्यू के 12वें हिस्से तक गिर गई। शेख जाबिर अल अहमद अल सबा ने बैंक नोटों को अमान्य करार दे दिया। जो अमेरिका अब तक गुप्त रूप से इराक के कारनामों में उसका साथ देता आया था, उसने कुवैत पर इराकी हमले की निंदा शुरू कर दी। इराकी हमले के कुछ घंटों के भीतर कुवैत और यूएस डेलीगेशन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक बुलाई और इस हमले की निंदा करते हुए इराकी सैनिकों की वापसी की मांग करते हुए रेजोल्यूशन 660 पारित किया। 3 अगस्त 1990 को अरब लीग ने अपना प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लीग के भीतर ही इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान ढूंढने की बात कही गई और किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी गई। केवल इराक और लीबिया ही अरब लीग के 2 ऐसे राज्य थे जो इराक के कुवैत से हटने का विरोध कर रहे थे। पीएलओ ने भी इसका विरोध किया। यमन और जॉर्डन ने भी बाहरी सैन्य हस्तक्षेप का विरोध किया। 6 अगस्त को रेजोल्यूशन 661 पारित किया गया और इराक पर इकोनॉमिक सैंक्शंस को लागू कर दिया गया। इसके फौरन बाद रेजोल्यूशन 665 आया, जिसने सैंक्शंस को लागू करने के लिए नेवल ब्लॉकेज को अधिकृत किया। शुरू में तो अमेरिका पूरी तरह से इंडिसाइसिव बना रहा, लेकिन जब यूके की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने प्रेसिडेंट बुश को आगाह किया कि अगर ऐसा हुआ तो इराक के पास विश्व की 65% तेल आपूर्ति के साथ साथ पूरी खाड़ी इराक की दया पर निर्भर होगी, तो अमेरिकी अधिकारियों ने इराकी सेना के कुवैत से वापसी पर जोर दिया। पश्चिम की एक चिंता यह भी थी कि इराक ने सऊदी अरब के लिए काफी खतरा पैदा कर दिया था। कुवैत में जीत के बाद इराकी सेना सऊदी तेल क्षेत्रों से इतनी दूरी पर थी जहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। हमें सऊदी अरब से भी बहुत सी समस्याएं थी। सऊदी अरब ने इराक ईरान युद्ध के दौरान हमें $26 बिलियन का कर्ज दिया था। सऊदी अरब हमारा समर्थन कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि ईरान की शिया इस्लामिक क्रांति का असर उसके अपने शिया अल्पसंख्यकों पर भी पड़ सकता है, और इसलिए मैंने सऊदी अरब का कोई भी कर्ज ना चुकाने का फैसला किया। क्योंकि ईरान इराक युद्ध में ईरान को रोककर मैंने एक तरह से सऊदी अरब की मदद ही तो की थी। अब क्योंकि कुवैत मेरे कब्जे में था, मैंने सऊदी साम्राज्य पर मौखिक हमला शुरू कर दिया था और यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने फौरन घोषणा कर दी कि यूएस एक हॉली डिफेंस मिशन शुरू करेगा। इस मिशन में ऑपरेशन कोड नेम ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के तहत इराक को सऊदी अरब पर हमला करने से रोका जाएगा। यह ऑपरेशन 7 अगस्त 1990 को शुरू हुआ और अमेरिकी सैन्य दलों को सऊदी अरब भेजा गया, लेकिन जल्दी ही यह होली डिफेंसिव मिशन खत्म भी हो गया जब 8 अगस्त को इराक ने कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। मैंने कुवैत को हड़प कर उसे इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया था और 8 अगस्त को मैंने अपने चचेरे भाई अली हसन अल माजीद को कुवैत का गवर्नर बना दिया। नवंबर 1990 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इराक को चेतावनी दी कि वो 15 जनवरी 1991 तक अपनी सेना के साथ कुवैत पर से कब्जा हटा ले, वरना अंजाम बुरा होगा। यूएन काउंसिल ने करीब 6 लाख लोगों की कोलिशन फोर्स तैयार की, जिसमें बहुत से अरब देश के सैनिक शामिल थे। ये फोर्स संख्या में भले ही इराकी सेना से कम थी, लेकिन टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट में इराकी सेना से कहीं आगे थी। मैंने तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। विड्रॉल का मतलब था इराक में अपनी सत्ता से हाथ धो बैठना। इस स्टेज पर पहुंचकर विड्रॉल करना इराकी प्रशासन के लिए आत्महत्या जैसा था। मैंने कुवैत से हटने से इनकार कर दिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की
डेडलाइन 15 जनवरी 1991 को खत्म हो गई। अगले दिन इराक और कुवैत में सैन्य, आर्थिक और संचार लक्ष्यों के खिलाफ विनाशकारी हवाई हमले शुरू हुए। इस हवाई अभियान का असर यह हुआ कि खुले रेगिस्तान में तैनात इराकी डिवीजन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। जब 24 फरवरी 1991 को जमीनी हमला डेजर्ट सेबर शुरू हुआ तो हमें दक्षिण से सामने से हमले की उम्मीद थी, लेकिन कोalition फोर्स ने लेफ्ट फ्लैंकिंग अटैक शुरू कर दिए। 10 लोगों की मौत की कीमत पर एक आर्म डिवीजन ने 66 घंटों में 290 किलोमीटर की दूरी तय की और 3 इराकी बख्तरबंद डिवीजनों को बर्बाद कर दिया और 7000 कैदियों को पकड़ लिया। एक बार जब यह टुकड़ी इराकी क्षेत्र के अंदर तक घुस गई तो अब उन्होंने पूर्व की ओर रुख किया और रिपब्लिकन गार्ड के खिलाफ एक बड़ा हमला किया। जब गार्ड ने पीछे हटने की कोशिश की तो टैंक युद्ध भड़क गए और इस तरह कोalition अटैक ने जीत हासिल कर ली। जैसे ही फ्लैंक अटैक हुआ, कोalition फोर्स कुवैत में अंदर तक घुस गई और हवाई अभियान से हतोत्साहित हुए हजारों इराकी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। इस अभियान के कुछ दिन बाद 26 फरवरी को कुवैत पर फिर से कब्जा कर लिया गया। इराकी सेना ने पीछे हटने से पहले अंतिम कार्रवाई के रूप में 500 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी। 27 फरवरी 1991 को प्रेसिडेंट बुश ने कैश फायर डिक्लेयर किया और दुनिया को बताया कि अब कुवैत आजाद है। 3 मार्च को इराक ने यूएन से सभी रेजोल्यूशन पर सहमति जताई और 6 अप्रैल को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इसके बाद अमेरिका और इराक के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे। खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका और इराक के बीच संबंध खराब होने लगे थे। खाड़ी युद्ध के बाद मुझ पर नियंत्रण रखने की नीति अपनाई जाने लगी और इसके तहत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत से इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए। यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमीशन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि इराक अपने केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन को नष्ट कर दे। हमारे डिस्ट्रक्टिव वेपन को पूरी तरह खत्म करने के लिए 16 यूएन रेजोल्यूशंस पारित किए गए। यूएन मेंबर्स ने इराक पर इल्जाम लगाया कि वो उनके निरीक्षण अभियान में रुकावट डाल रहा है। इराक ने भी इस कोऑपरेशन को नकार दिया था। मैंने आरोप लगाया था कि ये निरीक्षक अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे हैं। अमेरिका ने 26 जून 1993 को बगदाद में इराक के खुफिया हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। यूएस के मुताबिक हमने खाड़ी युद्ध के बाद लगाए गए नो फ्लाई जोन का उल्लंघन किया था और कुवैत में घुसपैठ की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हम वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं और ये गल्फ वॉर के बाद लगे कैश फायर से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन है। यह सब बस यूएस का इराक में घुसने के लिए एक बहाना था। और 16 से 19 दिसंबर 1998 को इराक पर ब्रिटिश और अमेरिकी मिसाइल से हमला हुआ। 2 साल तक रुक रुक कर इराक के खिलाफ ये हमले होते रहे। 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाने के बाद अमेरिका अब इराक के प्रति और भी आक्रामक हो गया था। फरवरी 2001 में बगदाद के आसपास के इलाके में अमेरिकी और ब्रिटिश फाइटर प्लेन्स ने और भी ज्यादा हमले किए। यहां तक कि यूएस इराक में सैन्य तख्ता पलट की कोशिश भी कर रहा था। अमेरिका अब मुझे एक डिक्टेटर के रूप में देख रहा था। उसका मानना था कि मेरा सत्ता में रहना बाकी देशों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। 2002 में बुश ने घोषणा की कि वो हमें डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाकर दुनिया को धमकाने नहीं देगा। उसने मुझ पर आरोप लगाए कि मैं 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से एंथ्रेक्स, नव गैस और न्यूक्लियर वेपन बनाने की साजिश रच रहा हूं। 24 फरवरी 2003 को इराक पर युद्ध के बादल
मंडराते रहने के दौरान मैंने CBS न्यूज के रिपोर्टर डैन रादर के साथ एक इंटरव्यू किया। 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बात करते हुए मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास ऐसे कोई भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स नहीं है। मैं चाहता था कि जॉर्ज W. बुश के साथ एक लाइव टेलीविजन डिबेट में हिस्सा लूं, लेकिन मेरी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। 20 मार्च 2003 को USA के नेतृत्व में इराक पर हमला हुआ और इराकी सरकार और सेना का पतन हो गया। अप्रैल की शुरुआत तक USA की सेना ने इराक के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। मैंने इराक पर अपना नियंत्रण खो दिया था। 9 अप्रैल को अमेरिकी सेना ने मेरी प्रतिमा को गिरा दिया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अमेरिकी सेना से बचकर फरार हो गया। इसके बाद अमेरिकी सेना मुझे लगातार ढूंढ कर निकालने की कोशिश करती रही। इस दौरान उन्होंने मेरे बेटे उदय और कूसे की भी हत्या कर दी और अब फाइनली मैं USA के कैद में हूं। मुझ पर मुकदमा चलाए जाने की बात हो रही है, लेकिन मैं जानता हूं मैंने जो भी किया वो न्याय संगत था। अमेरिका के चलाए गए प्रोपेगेंडा की वजह से दुनिया भले ही आज मुझे क्रूर शासक के रूप में समझती हो, लेकिन मैं खुद को अब भी एक न्यायप्रिय नेता के रूप में ही देखता हूं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मरना ही है तो मुझ पर गोली चलाकर मुझे मार दिया जाए। मेरे जैसे न्यायप्रिय नेता को फांसी पर चढ़ाना अपमानजनक होगा। सद्दाम की डायरी में उसने अपनी पूरी जीवन यात्रा बयान करते हुए शहीदों की तरह मारे जाने की इच्छा जताई थी और बाद में यही बात उन्होंने अदालत के सामने भी रखी। 67 वर्षीय इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन 46 मिनट की सुनवाई के दौरान पूरे आत्मविश्वास और विद्रोही भाव में दिखे। उन्होंने अपने खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गठित ट्रिब्यूनल की वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने कोर्ट को बुश के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए किया जाने वाला महज एक नाटक करार दिया। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को जोरदार तरीके से खारिज करते हुए कहा कि ये सब नाटक है, असली अपराधी बुश है। सद्दाम हुसैन ने 1990 के कुवैत हमले के लिए अपना बचाव करते हुए कुवैतियों को कुत्ता बताया। उन्होंने कहा कि वो इराकी महिलाओं को 2 कौड़ी की वेश्या में बदलना चाहते थे। जज ने सद्दाम हुसैन को अदालत में अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए फटकार भी लगाई। अदालत में सद्दाम हुसैन पर दुजैल के 148 शियाओं की हत्या का आरोप भी लगाया गया। सद्दाम के मुकदमे का पहला सत्र 3 घंटे तक चला और अदालत ने मामले को 28 नवंबर 2005 तक के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान सद्दाम की सबसे बड़ी बेटी रागद ने अदालत को तमाशा करार दिया और दावा किया कि पूरी कार्यवाही के दौरान उनके पिता एक शेर की तरह दहाड़ते रहे। उन्होंने कहा कि शेर को पिंजरे में बंद कर देने से भी वो शेर ही रहता है। सद्दाम को जानने वाला हर ईमानदार व्यक्ति ये जानता है कि वो कितने दृढ़ और शक्तिशाली हैं। मुकदमे के दौरान कई बार सद्दाम जज पर भी भड़क उठा और 7 दिसंबर 2005 को सद्दाम ने अदालत में दाखिल होने से मना कर दिया। 12 दिसंबर 2005 को गवाहों की जिरा करने के बजाय सद्दाम ने अमेरिकी सेना पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आखिरकार 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को 8 जुलाई 1982 के दुजैल हत्याकांड के लिए फांसी की सजा सुना दी गई। सद्दाम को 30 दिसंबर 2006 को ईद अल अधा के पहले दिन फांसी देने का फैसला किया गया है। सद्दाम ने फांसी के बजाय फायरिंग दस्ते द्वारा मारे जाने का अनुरोध किया था, लेकिन इस अनुरोध को अदालत ने खारिज कर दिया। सद्दाम ने कहा कि वो एक शहीद के रूप में मरने को तैयार हैं। उन्हें अपनी मौत की सजा से कोई शिकायत नहीं है। सद्दाम के साथ साथ उनके सह प्रतिवादियों बरजान अल तिकरिती और अवाद हामिद अल बंदर को भी फांसी की सजा सुनाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सद्दाम के चचेरे भाई अली हसन अल माजिद को भी मौत की सजा सुनाई जाएगी। 30 दिसंबर 2006 को फांसी से पहले सद्दाम ने 2 बार शहादत का पाठ किया। उन्होंने फांसी से पूर्व शहद और गर्म पानी के साथ चिकन और चावल खाया था। सद्दाम को फांसी दिए जाने के एक दिन बाद 6 बार चाकू घोंपा गया था। सद्दाम के शव को उनके जन्म स्थान अल अबजा तिरकत इराक में उनके बेटे उदय और कूसे हुसैन के साथ 31 दिसंबर 2006 को दफनाया गया।